हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर आपको एक महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रोवाइड की जा रही है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से संबंधित जितने भी आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन पीवाईक्यू के रूप में आए हुए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, उनका एनालिसिस किया जा रहा है और उनको डिटेल में बताया जा रहा है, जिसके हिसाब से एक हमारा सिलेबस भी तैयार किया गया और इस चैनल पर बताया गया। क्योंकि आयोग जो जीडीसी का सिलेबस दिया हुआ है वो एक्सप्लेन सिलेबस नहीं है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी हो रही थी और इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमने पॉइंट वाइज सिलेबस को क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बनाया हुआ है। नो डाउट कि ये क्वेश्चन पेपर जो होंगे वहीं एक तरह से सिलेबस का काम करेंगे और बहुत ही फ्रूटफुल है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से। बिना क्वेश्चन पेपर के या बिना क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के हम जो हैं अपने सिलेबस के आधार पर कभी भी इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्लासेस ली जा रही हैं, क्लासेस चलाई जा रही हैं, पीवाईक्यू के आधार पर ही सिलेबस डिजाइन किया गया उसके पॉइंट वाइज। इसके साथ साथ एक पैरेलल ये हमने सोचा कि आपको एक क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर दिया जाए जिसमें कितने सारे आयोग में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे आपका भी एक माइंड मैप तैयार हो जाए और आप लोग भी इसके काबिल हो जाएं कि आप जो है अपना क्वेश्चन पेपर जो है खुद एक्सप्लेन कर सकें, या कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको खुद समझ सकें कि हाँ ये क्वेश्चन में आने लायक है या नहीं है या कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे की श्रृंखला या परंपरा के हिस्ट्री वाले सेगमेंट का आखिरी वीडियो ये हमारा रहेगा पीवाईक्यू के रूप में। और इसके बाद से हम दूसरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे और उसके बाद से अन्य सारे सब्जेक्ट को देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसका जो है फ़ायदा उठा रहे होंगे और इसका जो है इससे चैनल से जुड़ करके आपको भी लाभ मिल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार को निम्नांकित में से किन किन देशों ने मान्यता दी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये जो है हमारे हायर में नहीं पूछा जाएगा, जीडीसी में नहीं पूछा जाएगा, एमपी में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये इतिहास का सेगमेंट है तो ये पूछा ही जा सकता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा CABCD, यानी जापान, आयरलैंड, इंडिया, इटली और कोरिया। सब देशों के इन सारे ऑप्शन में जो प्रोवाइड किए गए हैं उनके सारे देशों के सरकारों ने इनको जो है मान्यता प्रदान की थी। चलिए क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को 7 देशों ने तुरंत मान्यता दे दिया था, जिसमें जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, इटली, मांचुको और आयरलैंड शामिल थे। इनको जो है आपको ध्यान में रखना है कौन कौन देशों ने सुभाष चंद्र बोस को मान्यता दिया था 21 अक्टूबर 1943 को। जो है जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, इटली, मांचुको और आयरलैंड। कब हो सकता है कि इनमें से 3 को ऑप्शन में डाल दे और एक कोई और ने देश को दे दे और बोल दे कि इसमें से किसको नहीं मिला था। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, जीडीसी की दृष्टि से इन देशों ने जो है मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए थे। नेताजी ने उन द्वीपों को नया नाम दिया था, अंडमान तथा का नया नाम शहीद द्वीप। अंडमान का नया नाम जो था नेताजी ने दिया था, अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप, और निकोबार का नाम दिया था स्वराज द्वीप। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो ये आप जैसा कि सब जानते हैं कि हिंदी को लेकर के सबसे ज़्यादा बड़ा शुरुआती आंदोलन में हाथ रहा दयानंद सरस्वती का, इसलिए हमारे ऑप्शन में जाएंगे दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने ही सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा था और स्वराज को अपने कार्य के आधार पर भी बनाया था। जैसा कि आप लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा होगा कि दयानंद सरस्वती से 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक था कि वेदों की ओर लौटो, दूसरा जो था आर्य समाज से संबंधित क्वेश्चन था, और तीसरा ये आ गया। तो मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वही रिपीट होते हैं कहीं ना कहीं से। और सबसे आश्चर्य की बात है कि लोग कहते हैं कि राजस्थान स्पेशल राजस्थान का पूछता है, एमपी स्पेशल एमपी पूछता है, यूपी में यूपी जैसा इंपॉर्टेंट मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है दयानंद सरस्वती का क्वेश्चन पेपर जीडीसी में भी आया था क्वेश्चन, और ये देखिए यहाँ पे आरपीएससी में आया हुआ है। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सिलेबस डिज़ाइन किया है। आई होप आप इस चैनल को ज्वाइन करेंगे और इस पर भरोसा को अपने बनाए रखेंगे।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस देखते हैं इस क्वेश्चन का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने ही सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और स्वराज को अपने कार्य का आधार भी बनाया। उन्होंने ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने स्वदेशी का समर्थन किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। उनका नारा था स्वराज विदेशी स्वराज्य से सदैव अच्छा होता है, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां क्यों न हो। और आप हमें कमेंट में जाकर के बताएंगे कि किसने ये नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने ये नारा दिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी, क्या नीति थी। तो हमारा आंसर जाएगा अंग्रेजों को सहयोग। मेवाड़ के राजा ने महाराणा ने जो था अंग्रेजों को सहयोग दिया था 1857 की क्रांति में। हमारे बहुत सारे राजाओं ने उनके खिलाफ भी लड़ा और उनके साथ भी लड़ा। चलिए हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा स्वरूप ने अपने सेना विद्रोहियों को दबाने के लिए अंग्रेजों के सहयोग के लिए भेजा था। उधर महाराणा के संबंध में न तो अपने सरदारों के अच्छे थे संबंध, न तो अपने सरदारों से अच्छे थे और न ही कंपनी सरकार से। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे क्वेश्चन का वो है कि एक मिथ टूट रहा है कि राजस्थान का जीएस बहुत टफ आता है। जी नहीं, इतिहास का ही क्वेश्चन आ रहा है, जैसा कि आप सबने एक्सप्लेनेशन में जा करके देखा ही है और हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी किया है डिटेल में। सारे वीडियो को जाइए देखिए और आपको खुद पता चलेगा कि राजस्थान में कैसे पेपर आ रहे हैं। इस मिथ को तोड़िए, आप जाकर के खुद पेपर को एनालाइज करिए, तब पता चलेगा कि सच में क्या है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने यंग इंडिया लिखा था। यंग इंडिया, आप देखिए आरपीएससी ने पूछा है यंग इंडिया, अब कैसे ये मैं मान लूँ कि सिर्फ राजस्थान स्पेशल पूछता है। लिखा था 1857 की क्रांति राजनीति। किसने यंग इंडिया में लिखा था कि 1857 की क्रांति राजनीति तथा राष्ट्रीय दोनों थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यंग इंडिया के लेखक जो हैं कौन थे, आप मुझे कमेंट में जाकर के बताइए। इसके जो हमारे ऑप्शन में आएंगे सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में लिखा था 1857 की क्रांति राजनीति तथा राष्ट्रीय दोनों थी। अमेरिका के प्रवास के दौरान उन्होंने यंग इंडिया और इंग्लैंड प्रवास के दौरान डेट टू इंडिया जैसी विख्यात पुस्तकें लिखी। 1 जुलाई 1925 में पीपुल साप्ताहिक का प्रकाशन किया तथा उनके संस्थापक बने। यह साप्ताहिक पत्र बहुत प्रभावशाली था क्योंकि अन्य बिजौलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजौलिया जागीरदारों का रवैया क्या था। ठीक है, तो चलिए हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा लागू करने को मना कर दिया गया था। बिजौलिया जो आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजौलिया जागीरदारों ने लागू करने से मना कर दिया था। जो एक्सप्लेनेशन है, बिजौलिया आंदोलन मेवाड़ राज्य के किसानों द्वारा 1897 में शुरू किया गया था। यह आंदोलन किसानों पर अत्यधिक लगान लगाए जाने के विरोध में था। आंदोलन बिजौलिया जागीर के आरंभ होकर आसपास के जागीरों में फैल गया था। किसानों की मांग को लेकर के 1922 में समझौता हो गया, परंतु इस समझौते को लागू नहीं किया जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। किसको दी थी, तो हमारा आंसर जाएगा ए, अबुल हसन को जो है चित्रकारों में जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल मसर उस्ताद मंसूर और नादिर उद जमा अबुल हसन की उपाधि दी थी। अबुल हसन को व्यक्ति चित्रों में महारत हासिल थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता। भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता के लिए उस समय डिस्कस नहीं किया गया था। और चलिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा और 11 सूत्री मांगे पेश की थी। किसने की थी 11 सूत्री मांगी, तो गांधी जी ने किससे, लॉर्ड इरविन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो ये बहुत सारे पॉइंट आपके तैयार हो गए होंगे। चलिए 11 सूत्री मांगों को एक बार देख लेते हैं। संपूर्ण मद्य निषेध, विनिमय दर को घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस कर दी जाए, भूमि कर में 50% की कमी और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे, नमक कर का उन्मूलन हो, सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो, बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा हो,
विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध हो, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए, सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ा जाए, गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए, आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति हो। नेक्स्ट जो है, इसमें लॉर्ड इरविन से की गई मांगों में भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता देने की भी मांग शामिल नहीं थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिकारी जिसने 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी जिसकी, वह कौन था? कोटा में जिसकी हत्या की गई थी वो कौन था? बी। बी क्वेश्चन, मेजर बर्टन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुआ। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ। राम सिंह कोटा रियासत के शासक तथा मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट था। विद्रोहियों ने मेजर बार्टन और उसके दो पुत्रों मिस्टर कर्मन की हत्या कर दी थी। 6 माह तक कोटा क्रांतिकारियों के अधीन रहा। मिस्टर रॉबर्ट्स ने इस क्रांति का दमन 1858 में किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कब कहाँ कब आर्य समाज की स्थापना की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1875 में बम्बई में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। इन्होंने धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं है? तो ये शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं है, स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग का गठन 1880 में लॉर्ड लिटन के द्वारा अकाल पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए किया गया था। इसके अध्यक्ष रिचर्ड स्ट्रेची थे। हंटर आयोग 1882 प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा संबंधित विकास से संबंधित था। रेले आयोग 1902 में विश्वविद्यालय अध्ययन और सुधार से संबंधित था। सेटलर आयोग 1917 विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को बेहतर बनाने से संबंधित था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, उन्होंने बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन पत्रिका का प्रकाशन किया। दूसरा है, आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हमारा जो है कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और साथ ही आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला नामक उपन्यास भी लिखे। अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैं ईश्वर के पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। यह कथन किसका है? तो ये कथन जैसा कि आप सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का है। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा की कि उन्होंने सिंगापुर में भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी है। वह स्वयं इसके प्रधानमंत्री व मुख्य सेनापति बने। उन्होंने इस प्रकार की शपथ ली, मैं सुभाष चंद्र बोस ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उनके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अंतिम श्वास तक युद्ध करूंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलाने की अनुमति कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कैसे कैसे हमारा विद्रोह फैला था? इसमें ऑप्शन है मेरठ, झांसी, बरेली, कोटा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 के विप्लव का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों के विद्रोह से माना जाता है। देखते देखते इस विद्रोह का प्रसार भारत के बड़े क्षेत्रों में हो गया तथा ब्रिटिश राज की नींव चरमरा गई। 11 से 30 मई के बीच दिल्ली समेत बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बुलंदशहर जैसे उत्तर प्रदेश के शहरों में फैल गई। 4 जून 1857 को ही झांसी ने भी विद्रोह का बिगुल फूंक दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के से युद्ध में झांसी का नेतृत्व करते हुए वीरगति को प्राप्त किया। इस तरह कोटा राजस्थान में अक्टूबर 1857 में भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर बर्टन की हत्या का विरोध कर आवाज को और बुलंद कर दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो हमारा ऑप्शन आंसर जाएगा 1847 में।
रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना 1847 में लॉर्ड डलहौजी के समय की गई थी। यह महाविद्यालय भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है। 21 सितंबर 2001 को इसे आईआईटी रुड़की कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में से कौन थे? तो आंसर जाएगा हमारा, एक तो चंद्रशेखर आजाद थे, दूसरा सचिंद्र नाथ सन्याल थे, और तीसरा जो थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे। अरविंदो घोष जो थे ये हमारे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 4। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अक्टूबर 1942 में सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, देखिए इंपॉर्टेंट है जीडीसी की दृष्टि से, आरपीएससी में पूछा है। अब ये मत कहिएगा कि यूपी का क्वेश्चन है राजस्थान में कैसे पूछ दिया, नहीं, ऐसे होता ही नहीं है। ये जो है मिथ तैयार किया गया है स्टूडेंट के मन में कि अरे अरे भाई जिस राज्य का है क्वेश्चन पेपर तो एक आध क्वेश्चन या 10-5 क्वेश्चन 100 में से डाल देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वही पूछता है, और बहुत कठिन नहीं पूछता है, बहुत ही सामान्य पेपर होता है, नो डाउट। और पूरे भारत के इतिहास से पूछता है, भूगोल से पूछता है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान का भूगोल अलग होगा, राजस्थान का इतिहास भारत के इतिहास से अलग होगा, सेम वही रहता है। एक आध क्वेश्चन स्पेशल होते हैं जिसको हम लोग इतिहास पढ़ने के दौरान अगर थोड़ी भी गहराई और थोड़ा भी जागरूकता के साथ पढ़े हों तो हम कर सकते हैं, और अगर नहीं भी किए ना तो उससे हमारी मेरिट बहुत खराब होने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि स्थापना की जिसका उद्देश्य राज्य भारत की स्थापना करना था। इसके लिए हिंसक कार्यवाहियों, राजनीतिक डकैती आदि का सहारा लिया गया। इस संगठन ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मिथ तैयार किया गया है जीएस को लेकर के, ये हमारे एकांगी दृष्टि होने का सबसे बड़ा दोष है। जब हम पीएचडी में या फिर नेट जेआरई या मास्टर में आते हैं तो हम एक विषय या एक विषय के अंतर्गत की सारी चीज़ें पढ़ने के इतने आदी हो जाते हैं कि हमारे दिमाग को डाइवर्सिटी पसंद ही नहीं आती, और 1-2 साल तक हम 3 साल तक इसी मोड में पड़े रह जाते हैं। तो कम से कम भाई आप अपना दिमाग इस तरह से मत बनाइए कि एकांगी ही पड़ा रहे। एकांगी होना मतलब कि आपकी डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, दिमाग जो है हर क्षेत्र में नहीं चलेगा। मैं मानती हूँ कि कुआं बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और तालाब बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तालाब में विस्तार होता है, कुआं में गहराई होती है, उसमें कोई ये मैं तुलना नहीं कर रही हूँ। इसमें अच्छी चीज़ है कि आप अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी चाहिए, एक में तो महारत हासिल करनी ही चाहिए किसी का भी हो, लेकिन सबको छोड़ के नहीं, थोड़ा बहुत सब में जानकारी होनी चाहिए। कम से कम आप एक न्यूज़पेपर भी लगातार अपने जीवन में पढ़ते रहे तो ये आप एकांगी होने से बच जाएंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है एक न्यूज़पेपर में। खुद ही सोचिए, अगर संपादकीय का पृष्ठ आप खोलेंगे तो कौन ऐसा विषय समसामयिक नहीं होगा जिस पर कुछ लिखा न गया हो। अगर आप मतलब दृष्टि ऐसे भी दौड़ाते रहेंगे न्यूज़पेपर में तो आपका दिमाग एकांगी होने से बचेगा, वही दिमाग डरेगा नहीं, और डरेगा नहीं तो आप 10th क्लास में पढ़ लेते थे और पीएचडी और मास्टर में आकर के नहीं पढ़ पाएंगे जीएस। कैसे नहीं पढ़ पाएंगे, मुझे नहीं लगता है। ठीक है, तो आप इस डर को भगाइए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि हम लोग इस जीएस के भय को ख़त्म करें और अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? तो ये जो हमारा आंसर जाएगा वो होगा, उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना नहीं की थी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता एवं आधुनिक भारतीय आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने 1803 में भी फारसी भाषा के तुहफात उल मुआउद्दीन नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए देखिए कितना कितना क्वेश्चन पेपर कैसे रिपीट कर रहा है सारे आयोग का। अभी राजा राम मोहन राय से हमने पिछले वाले वीडियो में जाके देखिए तो देखा था कि आरपीएससी के जगह पे यूपी हायर का क्वेश्चन आया था राजा राम मोहन राय पे, और फिर उसके पहले बहुत पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट 1 में हिस्ट्री के पीवाईक्यू में, जिसमें राजा राम मोहन राय की जो ये पुस्तक है तुहफात उल मुआउद्दीन, ये जीडीसी में पूछा गया था क्वेश्चन कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। उसके पहले जो है ये इस पुस्तक को आरपीएससी में पूछा गया था कि ये क्वेश्चन जो है ये किताब जो है कौन सी भाषा में है। तो देखिए एक ही पुस्तक, एक ही व्यक्ति पे तीनों जो पेपर हैं आयोग के, हायर हो, आरपीएससी हो और ये जीडीसी हो, इन्होंने पूछा है इस तरह से।
तो आप एक विषय को या एक एक्सप्लेनेशन को लेकर के ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो यहाँ पूछा गया। नहीं, आप पढ़िए, देखिए। और यही इस हमारे चैनल की विशेषता है कि हमने दिखाया आपको कि रिलेट करके। ये नहीं कि हम पीडीएफ खोल रहे हैं और आपको बस पीडीएफ खोल के इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए आप प्रमाण सहित कि वही क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे ही आ रहे हैं, ऐसे रिलेट होके आ रहे हैं। हमने तो पूरा एक प्रॉपर डेटा तैयार किया हुआ है और एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी कि देखिए कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन कितने ईयर में रिपीट हुए हैं। और मैं आपको बताती हूँ, गारंटी के साथ आप जा करके चेक करिएगा, वो आया ही है। ठीक है, चलिए जल्दी उस पर भी वीडियो आएगी। हमारे चैनल पे भरोसा बनाए रखिए और जुड़े रहिए इससे। देखिए नेक्स्ट है हमारा, उन्होंने 1815 में हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के प्रचार के लिए आत्मीय सभा का गठन किया था। इस तरह 1820 में राजा राम मोहन राय की पुस्तक द प्रीसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस का प्रकाशन हुआ था। जबकि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1870 में उनका 1870 में ही उनका संबंध नहीं था। अतः विकल्प 2 हमारा असत्य होगा। नेक्स्ट हमारा जो, अच्छा एक और बता दूं आपको कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना जो थे केशव चंद्र सेन ने 1870 में की थी। तो ये भी आ सकता है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, या केशव चंद्र सेन ने किसकी स्थापना की थी। 4 ऑप्शन देते हैं उसी में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप पैटर्न देख चुके हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस तरह से आएगा। तो इसको हम इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते चलिए। और हम चैनल पे बस आपको वीडियो चला के 2-3 बार दिन भर में एक एक वीडियो आई, 2 बार 3 बार जब खाना खा रहे हैं देख लिया, कुछ काम कर रहे हैं देख लिया, तो ये बस चालू करके सुनते रहना। हम नहीं कह रहे कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और लिखिए और लिख लिख करके तैयार कीजिए। भाई अपना अपना भी सब्जेक्ट तैयार करिए, उस पर भी काम करिए। इसको तो हम करवाएंगे, करवा ही रहे हैं। ठीक है, आप जरूर जुड़े रहिए हमसे और फिर देखते रहिए कि क्या क्या यहाँ पर हम लोग मैनेज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो ये जो है हमारा आंसर वुड डिस्पैच के आधार पे। अब देखिए वुड डिस्पैच कब आया था। वुड डिस्पैच एक बार और राजस्थान में आया था, उसके पहले हायर में पूछा था, उसके पहले जो था नेट के पेपर में पूछा था। अब देखिए फिर से राजस्थान में वुड डिस्पैच से संबंधित क्वेश्चन आ ही गया है। तो अब आप नहीं कह सकते कि क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके हम पढ़ेंगे तो हमारा जीएस अच्छा नहीं होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1854 की शिक्षा संबंधी चार्ल्स वुड डिस्पैच की सिफारिशों में कहा गया था कि इंग्लैंड में प्रचलित नमूनों पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। वो चार्ल्स वुड डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशों का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना था, जिसके तहत उच्च शिक्षा अंग्रेजी में तथा निचले स्तर पर एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल का निर्माण, निजी प्रयत्नों से दी जाने शिक्षा को अनुदान की व्यवस्था, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रांतीय स्तर पर लोक शिक्षा के विभाग की स्थापना संबंधित प्रावधान किए गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कमीशन, डिस्पैच, गवर्नर जनरल। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। मैं ये नहीं कह रही कि क्वेश्चन टू द पॉइंट डिट्टो था, लेकिन इसके ऑप्शंस कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो मैं कह रही हूँ ना कि आप एक्सप्लेनेशन को ही बस पढ़ लीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो नोट्स आ रहे हैं उनको ही पढ़ के जाइए, क्योंकि उतना ही तैयार किया गया है, उतना ही आपके नोट्स में दिया गया है जितना कि क्वेश्चन में बार बार आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है, हम लोग इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि क्या क्या है। सैडलर कमीशन जो है वो कब आया था। सैडलर कमीशन जो था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे आया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा है हंटर कमीशन कब आया था। तो हंटर कमीशन जो था लॉर्ड रिपन के समय में आया था। रैले कमीशन कब आया था। तो रैले कमीशन जो था रैले कमीशन जो है वो आया था, रैले कमीशन जो आया था लॉर्ड लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया था। और वुड डिस्पैच जो है वो हमारा ऑप्शन कौन बचता है उसके समय पे। तो सैडलर कमीशन चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। सैडलर कमीशन जो था, ये मिला देते हैं। सैडलर कमीशन लॉर्ड चेम्सफोर्ड, हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन, रैले कमीशन जो था वो आया था लॉर्ड कर्जन, और वुड डिस्पैच जो था लॉर्ड डलहौजी। ये हमारा ऑप्शन होगा। तो चलिए आंसर में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ, ए दिया हुआ है,
ये हमारा ऑप्शन होगा। और ये हमारा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेटलर कमीशन लॉर्ड चेम्सफोर्ड, हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन, रेले कमीशन लॉर्ड कर्जन, वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किसने एजा ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था? एजा ऑफ कंसेंट बिल, तो ऑप्शन हमारा जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 1891 में एजा कंसेंट बिल आया था। इसको देख करके आपको ध्यान में रखना है, एजा कंसेंट बिल 1891 में आया था। इसका विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने। एक्सप्लेनेशन होगा, एजा कंसेंट बिल 1891 का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उनके विरोध का आधार था, कोई विदेशी हमारे समाज में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इसे सहमति अधिनियम 1891 भी कहा गया था। देखिए बाल गंगाधर पर कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो इतने हद तक रिपीट हो रहा है कि एक ही को उठा उठा करके ऑप्शन में बार बार पूछ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम क्या है? तो सही कालक्रम क्या है, इसको लगाने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कब कौन सा हुआ था। तो WC रैंड की हत्या जो थी कब हुई थी? 1897 में। नेक्स्ट हमारा है कर्जन वाइजली की हत्या। कर्जन वाइजली की हत्या हुई थी 1909 में, ठीक, 1909 में। नेक्स्ट है जैक्सन की हत्या हुई थी, वो था 1909 में, दिसंबर में हुआ था। तो दिसंबर में ये हुआ था। और ये जो नेक्स्ट है सैंडर्स की हत्या 1928 में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा 4132, 4132। तो ये चलिए एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। WC रैंडर की हत्या जो है 22 जून 1897 को, कर्जन वाइली की हत्या जो थी 1 जुलाई 1909 को, जैक्सन की हत्या 21 दिसंबर 1909 को, और सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेख नास्तिक क्यों हूँ लिखा गया था किनके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह ने लिखा था, जैसा कि सब जानते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ लेखक भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन के अगुआ थे। आगे चलकर वे समाजवादी हो गए। उन्हीं के नेतृत्व में असेंबली में बम फेंका गया और 31 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। कौन सी असेंबली में बम फेंका गया था? कौन कौन उनके सहयोगी थे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? CR दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया। कालांतर में वे कलकत्ता के नगर निगम के महापौर चुने गए। 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की या गठन किया। तो हमारा आंसर जाएगा 1 2 3 4 सभी सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को CR दास ने नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया, ठीक। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। कालांतर में वे उनका महापौर चुने गए 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सामाजिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ कर दिया? ऐसा लग रहा है कि दयानंद सरस्वती सारे आयोगों के सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक है। जिस तरह से कई सारे टॉपिक को रिपीट कर रहा है, हर बार दयानंद सरस्वती को रिपीट कर रहा है। चलिए हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया। केशव चंद्र सेन एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और ब्रह्म समाजी नेता थे, ठीक है। इसको भी देखना होगा आपको। केशव चंद्र सेन पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखिए एक्सप्लेनेशन में से केशव चंद्र सेन और दयानंद सरस्वती लगभग बराबर पूछे जा रहे हैं। सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। प्रताप समाचार पत्र कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में ये प्रकाशित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था? चलिए देखिए, बिजौलिया किसान आंदोलन दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, ये रिपीट किया गया दूसरी या तीसरी बार, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? तो प्रताप के माध्यम से किया था। प्रताप समाचार के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन को समूचे भारतवर्ष में विषय का चर्चा का विषय बनाया। इस आंदोलन का नेतृत्व अलग अलग समय पर सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और मणिक लाल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना। मैं क्या कहूँ कि बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, तो ये सही है कि बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस थोड़े गहराई में जाने की, उतरने की बात है।
देखिए स्वराज पार्टी फिर पता नहीं 10वीं बार आ रहा है कि 15वीं बार आ रहा है हमारे ऑप्शन में। क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी कांग्रेस, बी हमारा ऑप्शन जाएगा, जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में स्थापित किया गया था। यह कांग्रेस के दिसंबर 1922 में किया गया सम्मेलन के बाद 1 जनवरी 1923 को गठित किया गया था। इसने ब्रिटिश राज में स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस वायसराय के कार्यकाल में आईएनए मोहम्मद चलाया गया था? मैं कही हूँ और मैंने आप सिलेबस में भी दिया हुआ है कि वायसराय और ये जो आए हुए उनके काम हैं, उन्होंने जो जो किया हुआ है, गवर्नर जनरल हैं, उनसे संबंधित क्या है, तो मैं उसको एक डिटेल वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी, आपको लेके आऊँगी। फिर आप उसके बाद से आपका एक भी क्वेश्चन उसमें से फंसेगा नहीं, आएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो है उसके बाद से आप सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे इससे संबंधित। चलिए हम अपना आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो वेवल के समय में ऐसा हुआ था और उसका एक्सप्लेनेशन है 1945 में सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा चलाने का निर्णय लिया था। मुकदमा नवंबर में लाल किले में एक सिख, हिंदू और एक मुसलमान को एक ही कटघरे में खड़ा करके चलाया गया था। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 के कार्यकाल में आईएनए पर मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो देखिए आ गया, आया, बेलगांव भी एक बार पूछ चुका है, हरिपुरा पूछ चुका है, कलकत्ता पूछ चुका है, अब फिर जो है कलकत्ता पूछ लिया। ठीक है, तो चलिए हमारा ऑप्शन का आंसर हो जाएगा कलकत्ता। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने सन 1885 में की थी। सुभाष चंद्र बोस ने लगातार 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। एक है 51वां अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में, 52वां अधिवेशन त्रिपुरा मध्य प्रदेश में। ऐसा लग रहा है सुभाष चंद्र बोस भी फेवरेट क्वेश्चन में से हैं, तो सुभाष चंद्र बोस पे भी बार बार पूछ रहा है। कांग्रेस की अध्यक्षता पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, गांधी जी पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। इन सब टॉपिक को आप ध्यान में रखते चलिए। स्वतंत्रता संग्राम जब पढ़ेंगे तो इनको थोड़ा सा जो है ध्यान दे करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है? हमारा आंसर हो जाएगा जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये जो है असत्य है इससे संबंधित। ठीक, चलिए देखते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को वर्धा में पारित हुआ था। यह क्रिस्प इंडिया मिशन की सफलता के बाद आरंभ किया गया। इस आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह गांधी जी का एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसका गांधी जी ने आह्वान किया और इसका नेतृत्व इन्होंने नहीं किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह किए जाने का क्या कारण था? बारदोली सत्याग्रह भी बार बार आया हुआ है। बारदोली सत्याग्रह गांधी जी जो फेवरेट टॉपिक बने हुए हैं, तो चंपारण आ रहा है और खेड़ा आ रहा है, फिर बारदोली आ गया। ठीक है, तो चलिए एक हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ऑप्शन के साथ ही। बढ़ती हुई लगान दरों का विरोध, ये जो था कारण था वहाँ का। और आप बताएंगे कि एक बार चंपारण में भी पूछा गया था कि नहीं, कि चंपारण में आंदोलन का क्या कारण था। और ये एक बार और पूछा गया कि चंपारण आंदोलन किस लिए हुआ था, मतलब गांधी जी ने ऐसा क्यों शुरू किया था। फिर उसके जो है पहला सत्याग्रह गांधी जी का कौन सा था, ये भी पूछा गया था। तो देखिए इस तरह से हम जो है क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं और बता रहे हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह जून 1928 में गुजरात में शुरू हुआ और यह प्रमुख कृषक आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। इन बढ़ी हुई लगान दरों का जमकर विरोध हुआ। बाद में लगान को कम करे 6.3% कर दिया गया। इसी आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा हमारा इस आंदोलन को वापस ले लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। नेक्स्ट हम जो इसका एक्सप्लेनेशन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया यह प्रथम जन आंदोलन था। 12 फरवरी 1922 में चौरा चौरी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। अब फिर आ गए दयानंद सरस्वती, कब छोड़ेंगे ये आयोग वाले? दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक,
इतने में ही क्वेश्चन पेपर घूम रहा है, लॉर्ड गवर्नर जनरल वायसराय, इतने में ही पेपर घूम रहा है आरपीएससी का। और आप डरेंगे कि अरे बाप रे राजस्थान स्पेशल पूछेगा और हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अभी तो न्यूज़पेपर में भी आया था कि जो है स्पेशल पेपर को जो है जीएस पेपर को जब उसने कंपलसरी कर दिया कुछ परसेंट के लिए कि इतना कंपलसरी हो जाएगा, इतना परसेंट नहीं आएगा तो आप जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्वालिफाइंग कर दिया। तो क्या हुआ कि क्वेश्चन पेपर अरे फॉर्म भरने की जो संख्या थी वो 50% घट गई। अब खुद सोचिए, एक बार पेपर उठा के देख लेते तो ऐसा शायद कोई नहीं करता। एक बार अगर पेपर उठा के आरपीएससी का कोई देख लेता तो शायद ऐसा कभी करता ही नहीं कि वो पेपर फॉर्म ना भरे जीएस के डर से। चलिए नेक्स्ट हमारा जो पढ़ने वाले हैं वो भरे होंगे और जो भरेंगे वो जाएंगे भी। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए आंसर जो हमारा आंसर होगा वो होगा अजमेर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में हिंदी में की थी। ग्रंथ की रचना का कार्य स्वामी जी ने उदयपुर में किया था जिसका प्रथम संस्करण का प्रकाशन अजमेर में हुआ था। उन्होंने 1882 में इसका दूसरा संशोधित संस्करण निकाला था। सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ होता है सत्य पर प्रकाश डालने वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अखिल भारतीय कांग्रेस, फिर आ गया आरपीएससी और कांग्रेस का अधिवेशन। प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन बना? तो हमारा आंसर जाएगा दादा भाई नौरोजी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1858 में प्रथम 20 वर्ष के 3 बार अध्यक्ष बनने वाले दादा भाई नौरोजी थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस। अच्छा एक बात और है, दादा भाई नौरोजी भी बहुत फेवरेट हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इसके माध्यम से हम लोगों ने कितना सिलेबस को, ये जो चैनल है इस सिलेबस को कितना ज़्यादा मतलब डाइवर्स सिलेबस को और डाइवर्स क्वेश्चन पेपर को एक नियम में बांध दिया है। इस बात को तो मैं मानूंगी कि इस चैनल के माध्यम से एक नियमबद्धता दी गई है कि देखिए कैसे कैसे लूप होल बने हुए हैं और उसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहे तो आप मान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर में जो जीएस को लेकर के आपके दिमाग में भय भरा हुआ है बिल्कुल ही नहीं बच पाएगा, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। क्योंकि जीएस जो होता है ना वो अनसिस्टमेटिक बाहर से देखने में लगता है, वो सिस्टमेटिक होता है, टू द पॉइंट होता है और उसके बहुत नियम होते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ लेगा, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। देखिए ना आप ही के सामने क्वेश्चन पेपर हैं तो आप खुद ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हो रहा है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में प्रथम 20 वर्ष के वर्षभर में 3 बार अध्यक्ष बनने वाले दादा भाई नौरोजी थे। वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से विख्यात दादा भाई नौरोजी कांग्रेस में 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, 1893 के लाहौर अधिवेशन तथा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गांधी से हुए पूना समझौता पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? गांधी से हुए पूना समझौता पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो हमारा आंसर जाएगा अंबेडकर ने किया था। अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने किया था। और ये एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन किए जाने को रद्द कराने के प्रश्न पर गांधी जी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा हुए पूना पैक्ट पर दलित वर्गों की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया था। वहीं दूसरी ओर मदन मोहन मालवीय ने भी हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ? लीजिए ना, एक कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर पता ही नहीं चलता कितना हार्ड पूछता है, कहाँ से आता है, और क्वेश्चन पेपर में मुझे लग रहा है कि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है और बाकी कुछ नहीं हो रहा है। आप बिल्कुल मत डरिएगा, आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो कम से कम आप अपना जीएस का डर तो भगा ही दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन जाएगा 23वां। एक्सप्लेनेशन है कांग्रेस ने 23वें अधिवेशन 1907 में जो सूरत में आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है, ये सब लोगों ने मतलब देखा होगा और सब लोग गो थ्रू हुए होंगे। बस आपको है एक सिस्टम को पकड़ना है, उस लूप होल को पकड़ना है, बाकी कुछ नहीं। इस चैनल से जुड़े रहिए, बाद में आप खुद ही पढ़ाने लगेंगे पढ़ने के बजाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 के कलकत्ता और सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव पर किसने समर्थन किया था? हमारा आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, सी। सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन मोतीलाल नेहरू ने किया था, जबकि चित्तरंजन दास बोस
दास देशबंधु ने इसका विरोध किया था। एक बार अगर 1 साल का पेपर आप अच्छे से पढ़ रहे ना, बस फिर आ गया। लीजिए आरपीएससी रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न, ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? पुस्तकालय। ये क्वेश्चन टू द वही रिपीट हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय, ये हायर में भी पूछा गया। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के महान शिक्षा केंद्रों में से एक था, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के काल में हुई थी। यहाँ बौद्ध धर्म संबंधी शिक्षा के साथ साथ अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर, रत्न दधि तथा रत्न रंजन नामक पुस्तक भवन थे। ये जो है क्वेश्चन लास्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट जीडीसी में भी पूछा गया है और हायर में भी पूछा गया है। आइए लीजिए आरपीएससी में लिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? तो ये सब जानते हैं, एमजी रनाडे। एमजी रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के सुकरात कहे जाने वाले एमजी रनाडे इनके राजनीतिक गुरु थे। 1902 में गोखले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया था। इन्हें वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ थी और इस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता को उन्हें भारत का गोल्ड स्टोन कहा जाता है। 1905 में उन्होंने भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और गोखले महात्मा गांधी के भी राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है? आंसर हो जाएगा बहावी आंदोलन। एक्सप्लेनेशन है, भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद थे। यह मूलतः मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन का बहावी आंदोलन मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक और तौर तरीकों से मुक्त करने के लक्ष्य पर कार्य करता था। इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध भी कहा जाता था। इस आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक नियोजित, संगठित और सुगठित था। यह लगभग 1828 से प्रारंभ होकर के 1888 ईस्वी तक चलता रहा। जालियांवाला बाग रास्ते से जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखते हैं, डायर था। जनरल डायर जो था, जालियांवाला बाग सब जानते हैं, 1919 इतिहास का बहुत टर्निंग पॉइंट है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन हेतु 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर की जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल और डायर के बिना किसी पूर्व सूचना के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए थे? तो सब जानते हैं कि सी राजगोपालाचारी जो थे वो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे, बाकी सब इंग्लैंड से आए हुए थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी, वकील, लेखक और राजनेता थे। बाद में स्वतंत्रता के बाद इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था? तो सब जानते हैं कि ये जो अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स जो है बार बार पूछे गए हैं, विलियम जोन्स से संबंधित कई सारे फैक्ट आए हुए हैं आपके सामने। एशियाटिक सोसाइटी मैंने वहाँ भी डिस्कस किया हुआ था। जीडीसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जीडीसी में आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर से ही हम जो सारे आयोगों के एक्सप्लेनेशन से ही जो है ना जीडीसी के क्वेश्चन पेपर का जो संभावित क्वेश्चन है उसको निकाल के ले आएंगे। आप बस हमारा भरोसा बनाए रखिए, अपना भरोसा बनाए रखिए। एक्सप्लेनेशन है, कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये कौन कहाँ से थे, क्या थे, इसी को मिलाना है। डॉक्टर एमजी अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस। जैसा कि सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जो है हरिपुरा से थे और सरोजिनी नायडू जो थी वो मुझे लगता है कि कानपुर से। ठीक है, तो मिलाते हैं। सरोजिनी नायडू जो थी कानपुर से थी, सुभाष चंद्र बोस जो थे हरिपुरा से थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे वो नासिक से थे और एम ए अंसारी जो थे मद्रास से थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डॉक्टर एम ए अंसारी मद्रास से थे, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक से थे, सरोजिनी नायडू कानपुर से और सुभाष चंद्र बोस हरपुरा से। ये हरपुरा वाला क्वेश्चन जो था यूपी हायर में फिर से पूछा गया था और इसके पहले एमपी में भी पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हायर में भी पूछा गया है और देखिए फिर से दोबारा से हायर में पूछा गया है। और
ये जीडीसी का भी क्वेश्चन रह चुका है, चूंकि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है फिर भी आ गया है तो चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, साथ ही बुध सूर्य ये सबसे निकट है। ठीक है, तो ये हमारा रहा इतिहास का सारा पार्ट, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 से में जा करके सारे पीवाईक्यू सारे आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर के आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, बस वीडियो को चलाना है और जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहना है, सुनते रहना है। दिन भर में अगर 2-3 बार अगर सुन लिए, आपको तय है कि अगर किसी भूल करके भी किसी हालत में आपने किताब उठाई तो आप वहीं पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, या कम से कम आपके दिमाग में वो तो याद रह ही जाएगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो हमारे चैनल पे विश्वास बनाए रखिए और अच्छा होगा कि हम लोग इस तरह से पढ़ते रहें और जुड़ते रहें और आपका भी भरोसा बना रहे। ठीक है, इसके लिए मैं कोशिश करती रहूँगी और आपके रिव्यू के लिए, आपका काफ़ी अच्छा रिव्यू आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।